हेलो एवरीवन। सो हम एनजीओ सीरीज में चैरिटेबल पर्पस के डेफिनेशन सीख रहे थे, जो कि आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा एनजीओ बेस्ड है कि कौन सी एनजीओ चैरिटेबल एक्टिविटी मानी जाएगी, कौन सी रिलीजियस मानी जाएगी, कौन सी इसकी डेफिनेशन से बाहर होंगे। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमें ये पता लगा था कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 के अंदर ए टू जी ये सारे के सारे 7 टोटल हमारे क्लॉजेज हैं, जो कि ये डिफाइन करते हैं कि कौन सी एक्टिविटी चैरिटेबल एक्टिविटी में आता है या नहीं आता है। जैसे गवर्नमेंट ने एक्सक्लूसिवली बाइफर्केशन कर रखा है, जैसे रिलीफ टू पुअर, एजुकेशन, योगा, मेडिकल रिलीफ, प्रिवेंशन ऑफ इन्वायरमेंट, प्रिवेंशन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस, और एक सबसे इंपॉर्टेंट जनरल पब्लिक यूटिलिटी। तो हम अगर ये हमारा थर्ड लेक्चर है, सेकंड लेक्चर तक हमने मेडिकल रिलीफ तक डिस्कस कर लिया था कि मेडिकल रिलीफ होता क्या है। ठीक है, तो आइए अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। और हमारे बस अब आज का लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब सिर्फ 3 पॉइंट हमारे बचे हुए हैं: प्रिवेंशन ऑफ एनवायरमेंट और एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड प्रिवेंशन ऑफ मॉन्यूमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिवेंशन ऑफ एनवायरमेंट देखते हैं। आज के टाइम पे बहुत सारे लोग जो इंडिया में एनजीओ ओपन करते हैं, जिनका मेन पर्पस होता है कि एनवायरमेंट के प्रोटेक्ट करे। फॉर एग्जांपल, आप आपका एक एनजीओ है जो कि इस चीज पे काम करती है कि कोई भी पेड़ ना काटे जाए किसी भी रीजन से, चाहे वो गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट। कोई भी पर्सन अगर पेड़ काटेगा तो हम उसकी कंप्लेन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में करेंगे, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अकॉर्डिंग उसको ट्रीट किया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि एनजीटी के अकॉर्डिंग, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी पेड़ ऐसे नहीं काटा जाता, उसके लिए प्रॉपर परमिशन, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। बट फिर भी लोग क्या करते हैं कि इसको काट देते हैं, बिना परमिशन के काट देते हैं। जहां गवर्नमेंट कहती है चलिए आप सड़क बना रहे हैं तो चलिए 5 पेड़ काटिए, तो 5 की जगह 10 काट देते हैं। तो इसके ऊपर कौन नजर रखेगा? गवर्नमेंट नजर रखती है, बट इतनी हमारा इफेक्टिव नहीं है कि गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर पाए। तो इसमें बहुत सारी एनजीओ होती है जो कि इसमें एक्टिव रहती है और इस चीज पे ध्यान रखती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उस पर कंप्लेन, इसी तरीके से जैसे कि कोई नदी नाला गंदा हो रहा है उसकी सफाई, या फिर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है उसके ऊपर एक काम करना, और भी ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज है जो इन्वायरमेंट के लिए हम कर सकते हैं। आपने देखा होगा इन्वायरमेंट के लिए बहुत बार प्रोटेस्ट होते हैं कि नहीं, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, यहाँ ये फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए। यहाँ से जैसे आप देखिए, जैसे लद्दाख वगैरह में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वहां पे इतना कॉमर्शलाइजेशन नहीं होना चाहिए, पहाड़ों पे इतना कॉमर्शलाइजेशन नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से पहाड़ खिसक रहे हैं, पहाड़ टूट रहे हैं। तो ये सब हमें बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके लिए जो एनजीओ बनती है वो प्रिवेंशन ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर आती है। अब इसको अलग से रखा गया है क्योंकि इसको जनरल पब्लिक यूटिलिटी में ना है। कोई जनरल पब्लिक यूटिलिटी में बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती है। तो अगर हम लाइन में पढ़े तो पॉल्यूशन कंट्रोल इज ऑल्सो कवर्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, तो पॉल्यूशन कंट्रोल को भी प्रिवेंशन ऑफ एनवायरमेंट के अंदर रखा गया है। प्रोटेक्शन ऑफ काउ एंड एनिमल इज प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। अच्छा, इंडिया में आपको पता है कि गाय को बहुत ही होली एनिमल माना जाता है। तो 2015 में राजस्थान गौ सेवा संघ वर्सेस आईटीओ 2015 में ये डिसीजन आया था कि प्रोटेक्शन ऑफ काउ, गाय को बचाना और एनिमल को बचाना भी इन्वायरमेंट के डेफिनेशन में आता है। क्योंकि एनिमल इन्वायरमेंट वैसे तो माना जाता, वैसे समझ में आएगा कि नहीं इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है, बट ये भी इन्वायरमेंट का पार्ट है कि एक हमारे इकोसिस्टम का पार्ट है। जैसे शेर का रहना जरूरी है, हिरन का रहना जरूरी है, ऐसे बहुत सारे जानवर अगर चले गए तो हमारा जो पूरा सर्कल है, हमारा जो पूरा लाइफ सर्कल है, वो सारा का सारा छिन्न भिन्न हो जाएगा, और जिससे कि इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान होगा। हर तरह के जानवर का रहना बहुत जरूरी है। इसलिए आपने देखा होगा टाइगर को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिली हुई है, आप टाइगर को ऐसे नहीं मार सकते, बहुत सारी स्नैक्स को मिली हुई है, बहुत सारी। तो ये सब चीजें हमारे लिए जरूरी है। सांप भी उतना जरूरी है जितनी गाय और भैंस दूध जरूरी है। सांप का अपना रोल है, गाय भैंस का अपना रोल है, सब हर एक प्राणी अपना अपना
रोल निभाते हैं इन्वायरमेंट के अंदर में। इसलिए हम ये नहीं कह सकते सांप कोई किसी काम का नहीं है तो उसको मार देना चाहिए, ऐसा नहीं है, उसका अपना रोल है। वो छोटे छोटे कीड़े, छोटे छोटे जैसे चूहों को खेत में से खत्म करता है और बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये भी जरूरी है कि हर तरह के जानवर जो हैं वो प्रकृति में रहने चाहिए। तो उसके लिए अगर हम कोई भी काम करते हैं वो भी प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर में आता है। नेक्स्ट है हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट। जो भी ऐसे मॉन्यूमेंट है जो पुराने जमाने के बने हुए हैं, जो हिस्टोरिकल मोमेंट्स हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसको अगर प्रिजर्व करते हैं, उसके लिए कोई भी कार्य करते हैं, तो वो भी हमारा हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 के अंदर में आता है। वो भी एक एनजीओ एक्टिविटी कहलाएगी। ठीक है, ये 2009 से पहले नहीं था। फाइनेंस एक्ट 2009 को इसको एक चैरिटेबल एक्टिविटी के अंदर में ऐड किया जाएगा। हम ये नहीं कह सकते सेक्शन 215 ऑल इंक्लूसिव है, ये धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा और बहुत सारे जैसे जैसे केस लॉज आएंगे उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर और भी एक्टिविटी जुड़ती चली जाएगी। तो ये कोई एक्सक्लूसिव लिस्ट नहीं है, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है। ठीक है, हम किसी भी तरह का स्टोन, रिवर, एंशियंट मॉन्यूमेंट, स्ट्रक्चर, इरेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट, रॉक स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल और आर्टिस्टिक इंटरेस्ट, इस टाइप की जो भी चीजें हम करते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई पुरानी पेंटिंग है राजा महाराजा की पेंटिंग, उसको हम अगर प्रिजर्व करके रखते हैं तो वो भी एक एनजीओ एक्टिविटी के अंदर आता है। पुराने राजा महाराजा के अगर तलवार वगैरह हमें मिलते हैं, बर्तन हमें मिलते हैं, ये जितनी भी चीजें हमें मिलती है उसको हम प्रिजर्व करेंगे, प्रिजर्व करके रखते हैं, तो ये भी एक चैरिटेबल एक्टिविटी के अंदर में आता है। उससे होने वाली अर्निंग टैक्सेबल नहीं होगी और उसी से वो वहां उसको ऑपरेट करने के लिए खर्चा निकालेंगे। अब हमारा नेक्स्ट और सबसे लास्ट एंड इंपॉर्टेंट जो आता है जी क्लॉज, सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 का जी सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर ही सारी फाइट होती है कि अगर कोई भी एक्टिविटी ए बी सी डी ई एफ में अगर डिफाइन नहीं होती है तो वो सारी की सारी एक्टिविटी जी के अंदर मान ली जाएगी। जैसे कि आप एक बात बताइए, एक अगर कोई ट्रेड यूनियन बनाता है तो वो क्या है? ट्रेड यूनियन बनाता है तो वो क्या है? ठीक है, वो ना तो रिलीफ टू पुअर है, ना योगा है, ना इन्वायरमेंटल है, ना प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल है, ना मेडिकल रिलीफ है, तो क्या है ये एक तरह से कुछ लोगों की भलाई के लिए, कुछ एक तबके की भलाई के लिए किया गया कार्य है। और इसके लिए जनरल पब्लिक यूटिलिटी एक वर्ड दिया गया है कि आप एनजीओ एक्टिविटी करते हैं, बट जो बाकी के डेफिनेशन में नहीं आएगा वो जीपीयू में आएगा। कोई सी भी तरह का चैरिटेबल एक्टिविटी अगर वो बाकी की डेफिनेशन में नहीं आता, ए बी सी डी ई एफ तक में नहीं आएगा, तो जनरल पब्लिक यूटिलिटी आती है। आज के टाइम में 99% जो एनजीओ बनती है वो जीपीयू के अंदर ही बनती है, क्योंकि इसका स्कोप भी थोड़ा वाइड है। आप रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं है। जैसे एजुकेशन में अगर आप ले लेते हैं तो सिर्फ एजुकेशन का काम कर सकते हैं, लेकिन उसका अलग बेनिफिट है कि उसके ऊपर 20% जो बिजनेस ट्रांजैक्शन की लिमिट है वो नहीं लगती, बट जनरल पब्लिक यूटिलिटी के अंदर 20% की लिमिट लगती है कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए। सो इसको हम अगर डिफाइन करें, दिस इज द लास्ट लिमिट ऑफ सेक्शन 215 and the financial limit 20% business activity under the proviso to explanation section 215 applied। मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया है कि सिर्फ यही है जिसके अंदर सेक्शन 215 का प्रोवाइजो इसके अंदर एप्लीकेबल होता है और 20% की लिमिट इसके अंदर लगती है। अच्छा, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर किया गया कार्य जरूरी नहीं है पूरे समाज के लिए हो। जैसे कि हम एक कहते हैं कि हम जो गरीबों में कपड़े बांटेंगे, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि सभी के लिए हो। ये एक खास पूरे एक क्षेत्र में, एक कॉलोनी में, एक स्लम में, एक पर्टिकुलर एरिया में भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे एरिया में ये अप्लाई करें। हम एक छोटे तबके को भी बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। जैसे हमने बोला कि हम एक ट्रेड यूनियन बनाएंगे जो कि दिल्ली में रहने वाले जितने भी मजदूर हैं उनके लिए होगा। ठीक है, एक ऐसा संघ बनाएंगे जिसमें कि एक खास तरह के कास्ट के लोग होंगे जिसके मेंबर्स,
जैसे आपने बहुत सारे समाज सुन रखे होंगे, अग्रवाल समाज, अग्रवाल समाज, मित्तल समाज, या फिर कोई और भी समाज। ठीक है, तो इस टाइप के जो समाज वगैरह भाई वो भी सारे के सारे एनजीओ में रजिस्टर करा सकते हैं, क्योंकि वो पूरे सोसाइटी के पर्टिकुलर तबके के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, उनमें वो बाइफरगेट नहीं कर सकते हैं कि नहीं जी हम इस पूरे अग्रवाल समाज में सिर्फ इस 10 आदमी को बेनिफिट देंगे, बाकी को नहीं देंगे। अगर हमने कोई एक क्षेत्र सेलेक्ट किया है, जैसे कि हमने कहा कि हम दिल्ली के अंदर कनॉट प्लेस में जितने भी अग्रवाल हैं उनके मिला के एक समाज बनाएंगे, तो आप वो नहीं कह सकते नहीं 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 उसके अंदर भी सिर्फ हम एक पर्टिकुलर 4 घर को बेनिफिट देंगे, बाकी को लोगों को बेनिफिट नहीं देंगे, ऐसा वो नहीं बोल सकते। उनको एक पूरे क्षेत्र को डिफाइन करना पड़ेगा, वेल डिफाइन करना पड़ेगा, आप किस तरह से कार्य करेंगे। ठीक है, अच्छा, किसी भी तरह का अगर हम एक्टिविटी करते हैं, एनी एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट, जीपीयू, जिसको सिंपल में जीपीयू कहते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं अगर उसमें बिजनेस एक्टिविटी अगर हम कर लेंगे तो उसके अंदर में चैरिटेबल एक्टिविटी, चैरिटेबल पर्पस के डेफिनेशन से वो बाहर हो जाएगा। बट गवर्नमेंट ने 20% की लिमिट दे रखी है कि अगर आप 20% तक कोई भी आप इस तरह की ट्रांजेक्शन्स करते हैं, किसी भी तरह का आप बिजनेस करते हैं, बट जिसका मोटिव प्रॉफिटेबल ना हो, ऐसा ना हो 10 की चीज 100 में बेच के एक तरह से बिजनेस ही आपने खड़ा कर दिया। ठीक है, जैसे कि आपने एक गौशाला खोली, गौशाला के अंदर में गाय को पाल रहे हैं और दूध एक 200 रुपए लीटर बेच रहे हैं, उसमें से 20 रुपए खर्च हो रहे हैं और 180 रुपए आपका प्रॉफिट है। आप बहुत सारे केसेस आपको हमने पहले भी डिस्कस करा है कि आपका मेन मोटिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट मेकिंग कैसे है, क्या है, वो कमिश्नर डिसाइड करता है जब हमारा कभी केस ओपन होता है। वो कितना होना चाहिए इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, बट इट शुड बी ओनली रीजनेबल। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद क्या होगा अगर हम चैरिटेबल एक्टिविटी करते वक्त कोई अगर बिजनेस एक्टिविटी करते हैं और वो 20% टोटल ग्रॉस रिसीट से एक्सीड करता है, उस केस में क्या होगा कि उस साल के लिए हमारा चैरिटेबल पर्पस का स्टेटस हट जाएगा। उस साल के लिए यह माना जाएगा कि हमारे पास कोई रजिस्ट्रेशन है ही नहीं और हमारी इनकम एक नॉर्मल एक सोसाइटी या ट्रस्ट की तरह टैक्सेबल हो जाएगी। एक अगला एक इंपॉर्टेंट चीज है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन केस ऑफ अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी 2022, ये सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी डिस्कस किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। एक्सप्लेन दैट एनी बिजनेस एक्टिविटी व्हाइल एडवांसिंग द प्राइमरी ऑब्जेक्ट शैल आल्सो बी कंसीडर एज एन इंसिडेंटल बिजनेस एक्टिविटी अंडर सेक्शन 11(4)(a)। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो बिजनेस एक्टिविटी है वो किसी भी तरीके की हो, चाहे वो मेन पर्पस के लिए ही क्यों ना हो, मेन मोटिव मेन उसके लिए ही क्यों ना हो। जैसे हम कोई अगर एक छोटा सा इंस्टीट्यूट चला जिसमें बच्चों को स्किल डेवलपमेंट करते हैं, उसके अंदर में उन्हें बुक सेल कर दिया, तो वो भी एक बिजनेस एक्टिविटी सेक्शन 11 सबसेक्शन 4(a) के अंदर में आएगा और उसकी ट्रीटमेंट उसी तरीके से होगी। और उस 11 सबसेक्शन 4(a) बाद में देखेंगे कि इसके अंदर लिखा क्या है। अब ये समझिए कि उसकी ट्रीटमेंट ऐसे होगी। ठीक है, इंटेंट ऑफ सेक्शन 215 इज एज अंडर, कैसे सेक्शन 215 का मेन मोटिव क्या है कि हम किसी भी तरह से बिजनेस को ना बनने दे, एनजीओ को बिजनेस ना बनने दे, क्योंकि अगर ये ऐसा हो गया तो वो बिजनेस की डेफिनेशन से बाहर ही हो जाए, वो एनजीओ की डेफिनेशन से बाहर ही हो जाएगा। तो मेन मोटिव क्या है, आपका पर्पस चैरिटेबल होना चाहिए। The business activity should be in the course of actual carrying of general public utility। आपका मेन मोटिव जितनी जनरल पब्लिक के बेनिफिट के लिए जो होना चाहिए, आपका मेन मोटिव बिजनेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपका द फर्स्ट 6 कैटेगरी कैन हैव अ इंसिडेंटल बिजनेस एक्टिविटी विदाउट एनी फाइनेंशियल लिमिट। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि बाकी की जो 6 कैटेगरी है उसमें कोई फाइनेंशियल लिमिट नहीं है। कि 7वीं और आखिरी कैटेगरी है, इसके अंदर गवर्नमेंट एक फाइनेंशियल लिमिट लगाती है कि आप 20% से आगे आप किसी भी तरीके से आप इसमें बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर सकते। और अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी 2022 के केस में ये साफ हो चुका है कि अगर आप कोई भी इस तरीके का बिजनेस करते हैं सेक्शन 11(4)(a) में उसको ट्रीट किया जाएगा। और आप अगर 20% से ज्यादा करेंगे तो वो उस साल के लिए आपकी चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं मानी
नहीं, उस चैरिटेबल एंटिटी नहीं मानी जाएगी और आप नॉर्मल प्रोविजन में टैक्स आपका लग जाएगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट, इफ यू एक्सीडेड 20% देन देयर चैरिटेबल स्टेटस विल नॉट बी लॉस, स्टिल दे विल ट्रीटेड एज नॉन एग्जम्प्ट एंटिटी। उसके चैरिटेबल एक्ट वो उसके बाद चैरिटेबल लाइसेंस नहीं छीना जाएगा, वो माना जाएगा कि वो एक चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं कर रहा है। इस तरीके से हमने सेक्शन 2 सबसेक्शन 1(5) के सारे क्लॉजेस कवर कर लिए। एक बार फाइनली दोबारा से पॉइंट को रिवीजन करते हैं। जैसे पहला पॉइंट, रिलीफ टू पुअर, एजुकेशन, योगा, मेडिकल रिलीफ, और उसका प्रिवेंशन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड जनरल पब्लिक यूटिलिटी। इसके साथ ही हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन 1(5) खत्म होता है। अब हम आगे एनजीओ में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रोविजन, जैसे रिलीजियस ट्रस्ट क्या होता है, कैसे एक एनजीओ बनाई जाती है। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। इसमें और भी हम बहुत सारे, ये बहुत डिटेल्ड में हम एनजीओ सीरीज को डिस्कस करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।